हेलो, वेलकम ज़रूर सोमाइनन यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसका टॉपिक है दास आइन काउफन। और आज का वीडियो भी एक प्रैक्टिस वीडियो है। जैसा कि मैं पहले भी एक प्रैक्टिस वीडियो बना चुका हूँ, उसी के जैसा ही आज का प्रैक्टिस वीडियो है। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? दास आइन काउफन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं द शॉपिंग, और हिंदी में हम इसको बोलें तो इसका मतलब होगा खरीदारी। तो आज हम सीखेंगे खरीदारी से जुड़ी कुछ वोकैबलरीज और खरीदारी कैसे करते हैं हम जर्मनी में, उससे जुड़ा कुछ संवाद, मतलब कुछ कॉन्वर्सेशन खरीदारी के दौरान। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे वीडियो में वोकैबलरीज, आइन काउफन से जुड़ी वोकैबलरीज। तो पहले हम वो देखेंगे। पहले नंबर पे है दे आर मार्क्ड, जिसका इंग्लिश मतलब होता है मार्केट, और हिंदी में भी हम इसको मार्केट कह सकते हैं। मार्केट हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कई सारी दुकानें होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। और इसके बाद आता है हमारा दे आर सुपरमार्केट, सुपरमार्केट। सुपरमार्केट को हम हिंदी में भी सुपरमार्केट कह सकते हैं, लेकिन सुपरमार्केट एक वो जगह होती है जहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट्स बने होते हैं और आपको अपना सारा सामान एक ही दुकान पे जाके मिल सकता है वहाँ पर। तो अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा दी बेकराय। ए के ऊपर उमलाउट है तो इसकी साउंड ए होएगी और ये बनेगा दी बेकराय, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बेकरी। बेकरी की दुकान पे हमको डेयरी मेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि दूध, कुकीज़, बिस्किट्स, चॉकलेट्स वगैरह, तो उसको हम बेकरी कहते हैं। और मैं इनके आर्टिकल्स भी लिख रहा हूँ साथ साथ इनके आगे, तो आपको आर्टिकल्स देख के पता लग जाएगा कि ये फेमिनिन है, नॉइट्रुम है या मास्कुलिन है। तो बेकराय फेमिनिन है और ऊपर के दो मास्कुलिन है। अब फोर्थ आता है हमारा दी अपोथेक, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फार्मासिस्ट, और हम इंडिया में इसको केमिस्ट भी कहते हैं। हिंदी में बोलो तो दवाई की दुकान या फिर केमिस्ट। इसके बाद आता है हमारा देया लार्न, इसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टोर, या फिर आप शॉप भी कह सकते हो, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे दुकान। मोस्टली स्टोर्स पे भी आपको घर का सारा सामान मिल जाता है। तो अब इसके बाद आता है देया फेरकॉयफर, इसकी प्रोनाउंसिएशन फेरकॉयफर ही होती है। अब आप सोचोगे ऊपर बेकर आया था और यहाँ फेरकॉयफर बन रहा है, तो ये इसलिए बन रहा है क्योंकि ए के ऊपर उमलाउट लगा है और उमलाउट के बाद यू आ रहा है, तो ऐसी जगह पे इनकी साउंड्स ओ होती है, देया फेरकॉयफर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्स पर्सन या फिर सेल्स मैन, और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है सेलर। और ये फेरकॉयफर हम यूज़ करते हैं मेल सेलर्स के लिए। अब मेल सेलर्स के बाद आता है हमारा दी फेरकॉयफरिन। फेरकॉयफरिन मतलब फीमेल, इसका इंग्लिश में मतलब होएगा सेल्स वुमेन या फिर सेलर जो कि फीमेल हो। तो अब फेरकॉयफरिन के बाद आता है हमारा देया कुंड, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कस्टमर या फिर बायर जो कि मेल हो। और फीमेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं दी कुंडिन, ये हम उन कस्टमर्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि फीमेल हो, इसीलिए इसका आर्टिकल भी फेमिनिन है। उसके बाद आता है हमारा देया आइनकाउफ्सवागन, जिसको हम इंग्लिश में शॉपिंग ट्रॉली कहते हैं, और हिंदी में हम इसको सामान रखने की ट्रॉली कह सकते हैं। आप मॉल्स में जाओगे तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा दी लेबेंसमिटल, इसको हम इंग्लिश में फूड आइटम्स कहते हैं या फिर कंज्यूमेबल्स भी कह सकते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे खाने का सामान जो कि खाने योग्य हो, मतलब घर का राशन। उसके बाद आता है हमारा ऑयरो, जिसको इंग्लिश में हम यूरो कहते हैं। इसकी स्पेलिंग तो सेम होती है इंग्लिश और जर्मन में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। जर्मन में हम इसको ऑयरो कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको यूरो कहते हैं। तो अब इसके बाद आता है हमारा सेंट, और इंग्लिश में भी हम इसको सेंट कहते हैं। जैसे इंडिया में रुपया चलता है तो रुपये की छोटी यूनिट क्या होती है? पैसा। 100 पैसा मिलके 1 रुपया बनाते हैं, ऐसे ही 100 सेंट मिलके 1 यूरो बनता है, तो यूरो की छोटी यूनिट सेंट होती है। इसके बाद आता है हमारा देया कासन सेटल, इसको हम इंग्लिश में रिसिप्ट कहते हैं और हिंदी में रसीद। आप सामान खरीदोगे तो उसके बाद आपको एक रसीद मिलती है, जो आपने सामान खरीदा उसकी जानकारी होती है उसमें। तो इसके बाद है हमारा देया शाल्टर,
इंग्लिश में हम इसको काउंटर कहते हैं और हिंदी में आप इसको काउंटर कह सकते हो। तो जैसे कि बैंक्स में काउंटर होते हैं, ऐसे ही मॉल्स में भी काउंटर होते हैं, आपने देखा होगा बिलिंग के लिए, तो वही शाल्टर है ये। तो ये हैं आज की वोकैबलरीज। अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट पे। तो आज इसका टेक्स्ट थोड़ा छोटा होने वाला है। तो अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, Ich gehe sehr gern einkaufen. I like to go for shopping very much. मुझे खरीदारी करने के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आप इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में दो वर्ब्स का यूज़ हुआ है। एक वर्ब गेहन और दूसरा einkaufen। einkaufen एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होती है, और इस नाउन में इसका आर्टिकल होता है das einkaufen। अब यहाँ पर einkaufen का ई स्मॉल है, कैपिटल लेटर में नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्ब यूज़ हुई है यहाँ पर। तो हम सेंटेंसेस में दो वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, एक रूल फॉलो करना पड़ता है हमें कि एक ही वर्ब कॉन्जुगेटेड होगी और दूसरी जाएगी सेंटेंस के एंड में। तो यहाँ पर गेहन वर्ब कॉन्जुगेटेड है फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और einkaufen जो वर्ब है ये एक सेपरेबल वर्ब है। सेपरेबल वर्ब का मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा और मैं इसको आगे आने वाली वीडियो में भी कवर करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सेपरेबल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स के दो टुकड़े होते हैं। अब जैसे ये वर्ब है einkaufen, ये एक सेपरेबल वर्ब है, इसके दो टुकड़े होंगे जब कभी ये सेंटेंस में कॉन्जुगेट होगी। यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं हुई इसलिए इसके दो टुकड़े नहीं हुए। आगे इन्हीं सेंटेंसेस में ये वर्ब कॉन्जुगेट हो जाएगी और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके दो टुकड़े कैसे होते हैं। और इस सेंटेंस में वर्ड है sehr gern। sehr gern का मतलब वेरी मच, और sehr gern हम अपने सेंटेंस में तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ के लिए कि हमें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए इस लड़की को, यहाँ पर ये लड़की ये टेक्स्ट बोल रही है, इस लड़की को शॉपिंग करने जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो ये बता रही है कि उसको शॉपिंग करने जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए sehr gern यहाँ यूज़ करना पड़ा सेंटेंस में, उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, Ich kaufe nicht gern online. I don't like to buy online. मुझे ऑनलाइन ख़रीदना पसंद नहीं है। तो इस लड़की को ऑनलाइन ख़रीदना पसंद नहीं है, ये जाकर ख़रीदारी करना ज़्यादा पसंद करती है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर यूज़ हुआ है nicht gern। तो nicht gern हम तब यूज़ करते हैं जब हमको कोई चीज़ पसंद नहीं होती। और आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, nicht की जो पोजीशन है वो वर्ब के बाद ही है, जैसा कि मैंने काइन ऑर्डर nicht वाली वीडियो में बता रखा है। और आपको ये सारी वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये सारी वीडियोस वहाँ से भी देख सकते हो। और यहाँ पर kaufen वर्ब कॉन्जुगेटेड हुई है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर kaufe लगा है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है हमारा, Normalerweise gehe ich einmal im Monat einkaufen und ich kaufe dabei die Lebensmittel ein. Normally, I go for shopping once in a month and I buy the eatables or groceries thereby or at the same time. तो अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब बनता है कि नॉर्मली वो महीने में एक बार ख़रीदारी करने जाती है और उस खरीदारी के दौरान वो घर का राशन खरीदती है। नॉर्मलाइज का मतलब तो नॉर्मली होता है, einmal का मतलब होता है वंस, एक बार। उसके बाद है हमारा im। अब ये im क्या होता है? ये im दो वर्ड्स से मिलके बना है, in और them। in का मतलब होता है इन, अंदर, और them एक डाटिव आर्टिकल है। अभी हमने डाटिव किया नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा, लेकिन मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो मस्कुलिन आर्टिकल होता है डाटिव में वो देम बन जाता है, आकुजाटिव में वो देन बनता है, डाटिव में वो देम बन जाता है। तो इन और देम को हम इकट्ठा इम भी लिख सकते हैं, वरना हम चाहें तो इन देम अलग अलग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर इम के बाद नाउन यूज़ हुआ है मोनाट, जिसका मतलब होता है मंथ। तो मंथ जो है वो मस्कुलिन है जर्मन लैंग्वेज में, और ये इम एक जाइट अनगाबन भी है, मतलब हम इम को टाइम से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम से रिलेटेड ही यूज़ हुआ है, जैसा कि मोनाट है, मोनाट से हम टाइम बता रहे हैं कि महीने में एक बार। तो यहाँ पर इम जाइट अनगाबन है, और जाइट अनगाबन की वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा।
मोनाट के बाद आइनकाउफन लगा हुआ है। यहाँ आइनकाउफन एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। ये सेंटेंस के एंड में इसलिए आया है क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी एक कॉन्जुगेटेड वर्ब प्रेजेंट है जो कि है गेहन, तो इसलिए आइनकाउफन को एंड में आना होगा, क्योंकि दो कॉन्जुगेटेड फॉर्म कभी भी नहीं होती हैं वर्ब की एक सेंटेंस में। उसके बाद सेंटेंस हमारा und ich kaufe dabei die Lebensmittel ein। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आइनकाउफन वर्ब है वो कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पर इस सेंटेंस में आइनकाउफन के दो टुकड़े हैं, एक है आइन, दूसरा है काउफन। तो काउफन कॉन्जुगेटेड हो जाएगा और आइन आ जाएगा सेंटेंस के एंड में। और दबाए के कई मीनिंग्स होते हैं, तो मैंने दो मीनिंग्स नीचे लिख दिए हैं, एट द सेम टाइम या फिर देयर बाय। और हिंदी ट्रांसलेशन में मैंने इसको यूज़ किया था खरीदारी के दौरान। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग इसका दूसरे सेंटेंसेस में भी होता है जो कि आपको सेंटेंस पढ़ने से पता लग जाएगा। और दी लेबन्समिटल हम वोकेबलरीज में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि है manchmal kaufe ich auch die Kleidung, sometimes I also buy the clothes। तो कभी कभार मैं कपड़े भी खरीद लेती हूँ। तो manchmal का मतलब होता है sometimes, कभी कभार, और kaufe यहाँ पर कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, और कपड़े को हम कहते हैं Kleidung, जिसका आर्टिकल होता है दी। तो इसीलिए यहाँ पर दी Kleidung यूज़ हुआ है क्योंकि वो बता रही है कि वो राशन के साथ साथ कपड़े भी खरीद लेती है। तो ये था हमारा टेक्स्ट जो कि एक लड़की ने बताया हमको। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कन्वर्सेशन पे, जिसमें हम देखेंगे कि हम खरीदारी कैसे करते हैं, खरीदारी के दौरान क्या क्या कन्वर्सेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आप जाते हो एक सुपरमार्केट में, तो उसके बाद की ये कन्वर्सेशन है, उसके बाद आप बातचीत करना स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर Entschuldigung, was kostet der Apfelsaft? Excuse me, what does the apple juice cost? तो मैं एसन वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो जाफ्ट लिखा है यहाँ पर, जाफ्ट का मतलब होता है जूस, और ये जाफ्ट से पहले आप कोई फ्रूट का नाम लिख दोगे तो ये उस फ्रूट का जूस बन जाएगा। तो यहाँ पर एप्पल जाफ्ट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका मतलब है एप्पल जूस। और कॉस्टेट एक वर्ब है, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म होती है कॉस्टन, जिसका मतलब होता है टू कॉस्ट। उसके बाद सेलर कहता है 99 सेंट, मतलब 99 सेंट्स। तो वो जो एप्पल जूस है वो 99 सेंट का है, उसका प्राइस है 99 सेंट। उसके बाद आप पूछते हो und wie viel kostet der Orangensaft and how much the orange juice cost? और ऑरेंज जूस का क्या रेट है, वो कितने रुपए का है। फिर सेलर आपको जवाब देता है 1 Euro und 9, जिसका मतलब होता है 1 यूरो और 9 सेंट्स। तो उसके बाद आप आगे बढ़ते हो सुपरमार्केट में और आप फिर पूछते हो दूसरे सेल्स पर्सन से Entschuldigung, wo finde ich Reis? Excuse me, where do I find rice? Excuse me, मुझे चावल कहाँ मिलेगा, या फिर एक्सक्यूज़ मी, मैं चावल को कहाँ पा सकता हूँ। तो अब सेल्स पर्सन आपको जवाब दे रहा है डॉट रेस्ट। रेस्ट्स का मतलब होता है ऑन द राइट या फिर राइट। यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन में स्पेसिफाई कर दिया है कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है यहाँ पर देयर ऑन द राइट। हिंदी में हम इसको बोले तो ये बनेगा वहाँ, सीधे हाथ पे। उसके बाद आप बोलते हो दांक, मतलब थैंक्स। उसके बाद आप उसको शुक्रिया बोलते हो। फिर आप अपना सामान सारा ट्रॉली में रख लेते हो और फिर जाते हो आप बिलिंग काउंटर पे। उसके बाद यहाँ पर सेल्स पर्सन आपसे बोल रहा है वेयर कॉम्ट द्रान, जिसकी ट्रांसलेशन होती है हु इज़ नेक्स्ट। हिंदी में हम इसको कहें तो अगला व्यक्ति कौन है। तो आप अगले व्यक्ति हो तो आप बोलोगे इश बिटर, मतलब आई। हिंदी में हम बोलेंगे तो इसको मैं। इश बिटर से आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि अगला व्यक्ति मैं हूँ। अब यहाँ पर बिटर यूज़ हुआ है। बिटर का मतलब वैसे तो प्लीज़ होता है, लेकिन एज अ बिगिनर आपके लिए बिटर का मीनिंग लिमिटेड होगा, जिसका मतलब होता है प्लीज़। और हम बिटर को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं सेंटेंस को रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए या फिर प्लीज़फुल बनाने के लिए। आपका सेंटेंस थोड़ा पोलाइट लगे सामने वाले को, इसलिए हम अपने सेंटेंस में बिटर यूज़ करते हैं। और बिटर हम तब भी यूज़ करते हैं जब आपको कोई थैंक यू बोलता है। तो वेलकम जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू के बाद,
तो वेलकम के तौर पे आप जर्मन में बिटर कहते हो। ये मैंने आपको ग्रीटिंग्स वाली वीडियो में भी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आपके सारे प्रोडक्ट्स स्कैन करने के बाद बिलिंग पर्सन आपसे पूछता है ज़ॉन्स्ट नॉक एटवास स्टिल एनीथिंग एल्स। हिंदी में हम इसको बोले तो ये बनेगा क्या और कुछ भी, मतलब क्या आपको और कुछ भी चाहिए। तो अब आप आंसर करोगे या ich nehme noch 150 Gramm Schinken. Yes, I still take 150 Gramm ham. अब इस सेंटेंस में नेम का यूज हुआ है जो कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म है नेमन वर्ब की। नेमन वर्ब का मतलब होता है टू टेक और नॉक का मतलब होता है स्टिल, और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बनेगी हाँ मुझे अभी भी 150 ग्राम हैम चाहिए, या फिर मुझे अभी भी 150 ग्राम हैम लेना है। अब ये शिंकन क्या होता है? शिंकन होता है सुअर का मीट, सुअर का मांस। तो ये एक नॉन वेज नाउन है, वेजिटेरियन लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब आपको 150 ग्राम शिंकन देने के बाद बिलिंग पर्सन आपसे पूछता है इज दस ऑलस, इज दैट ऑल। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन बनेगी क्या यह पूरा हो गया, क्या मतलब आपने अपना पूरा सामान ले लिया। तो अब आप जवाब दोगे Ich brauche noch eine Tüte bitte. I still need a paper bag. मुझे अभी भी एक कागज का बस्ता चाहिए, एक कागज का थैला चाहिए। तो ब्राउख यहाँ पर ब्राउखन वर्ब की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, और ब्राउखन वर्ब का मतलब होता है टू नीड समथिंग। उसके बाद सेल्स पर्सन आपसे बोलता है Hier bitte die kostet 15 Cent. Das mag dann 18 Euro und 50. Brauchen Sie den Kassenzettel? अब यहाँ पर वो पर्सन जो आपका बिल काट रहा है वो आपको बता रहा है Here please, मतलब Here, ये रहा आपका पेपर बैग। Here bitte, that costs 15 cents. That makes 18 and 50 euro. Do you need the receipt? अब यहाँ वो आपका पेपर बैग आपको दे रहा है जो आपने मांगा था। तो अब वो यहाँ 15 सेंट पेपर बैग की कॉस्ट बता रहा है कि ये पेपर बैग 15 सेंट का है, और अब आपके 18 और 50 यूरो बनते हैं। क्या आपको रसीद चाहिए? तो अब आपको रसीद चाहिए तो आप बोलोगे या बिट, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बोलोगे नाइन दांक। तो यहाँ पर या बिट लिखा है मैंने और रसीद मांगी है उससे, और आपको रसीद देने के बाद वो बिलिंग पर्सन आपसे बोलेगा दांक फ्योर इयरन आइनकाउफ, मतलब थैंक्स फॉर योर परचेज, खरीदारी करने के लिए शुक्रिया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने कई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऐड करी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला प्रैक्टिस वीडियो भी पसंद आएगा। तो आप मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से ऐसे ही वैल्यूज़ लेते रहिए, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। Dankeschön und bis zum nächsten Mal.